दिग्विजय सिंह के ऐसे कम ही बयान होंगे जिन्होंने सियासी गलियारों में सुर्खियां ना पाई हों। ऐसा लगता है कि जैसे उनके बयान बवाल के लिए ही बने हों। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में सरस्वती शिशु मंदिर की पढ़ाई पर उन्होंने सवाल उठा दिए। सवाल उठाए तो इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे विधायक रामेश्वर शर्मा के यहाँ पहुंच गए और इसके बाद पूरी कांग्रेस ही निशाने पर आ गई। जो बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं और वही नफरत का बीज धीरे धीरे आगे बढ़कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, सांप्रदायिक कटुता पैदा करता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है। दिग्विजय सिंह ने जब सरस्वती शिशु मंदिर की पढ़ाई पर सवाल उठाए तो बखेड़ा खड़ा हो गया। सवाल उठाए तो जवाब देने के लिए इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सामने आए। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर बताया कि हमें नफरत नहीं, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। मामला संघ से जुड़ा है तो बीजेपी भी आगे आई और कांग्रेस पर बरसना शुरू कर दिया। यहाँ के विद्यार्थी आतंकवादी नहीं है, राष्ट्रवादी हैं। और दिग्विजय सिंह जी जहाँ आतंकवादी हैं वहाँ जाकर आप जो बिरयानी जूठी खाते हो वहाँ जाकर नहीं बोलते। जहाँ वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया जाता है उसके बारे में दिग्विजय सिंह का मुंह नहीं खुलता, वहाँ नहीं बोलते। जहाँ पर भारत माता की जय से मना कर दिया जाता है वहाँ दिग्विजय सिंह नहीं बोलेंगे। अरे दिग्विजय सिंह जी, सरस्वती शिशु मंदिर पर विचार मत करो, विचार करना है तो मदरसों में करो। मामला संघ, बीजेपी और सरस्वती शिशु मंदिर का है, लिहाजा कांग्रेस भी दिग्विजय के साथ आ गई और बीजेपी को जवाब देने के साथ ही नए सवाल भी उठा दिए। मैं तो रामेश्वर शर्मा जी की इस बात की जवाब देना चाहता हूं कि जहां के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे उनके लिए आपकी सरकार ने क्या किया इन 15 वर्षों में। मैं तो उसका प्रमाण है मेरे पास। विधानसभा में इनका उत्तर है कि बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना और माता पिता का शिक्षित होना। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती है शिशु मंदिर, कोई भारतीय जनता पार्टी का है नहीं, ये संघ का है। और संघ वाले क्यों नहीं गरीब बच्चों के या ग्रामीण की तरफ ध्यान देती। अगर जो भी पाठ पढ़ाया जाता है दिग्विजय सिंह जी तो कोई भी बात करते हैं सोच समझ कर करती हैं। बयान पर बवाल जारी है और दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसे बयानों के मायने क्या है। दिग्विजय सिंह अच्छी तरह जानते हैं मुझे कब, क्या और कैसे बोलना है। इस बार उनके निशाने पर शिशु मंदिर है, लिहाजा बात बीजेपी और संघ तक पहुंच गई। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका मिल गया, लेकिन अब बीच में बच्चे भी आ गए। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल। चलिए बात करेंगे एक और दिग्गज नेता की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ही पूरे प्रदेश के सियासी समीकरण नए सिरे से बदले, लेकिन इससे सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल इलाका प्रभावित हुआ। हाल ही में मुरैना से लेकर ग्वालियर तक जिस तरह से सिंधिया का भव्य रोड शो हुआ, उसने इस इलाके में बीजेपी की सियासत में एक नई खलबली मचाई है। कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया के बीच वर्चस्व की एक नई लड़ाई का आगाज अब इस इलाके में माना जा रहा है। महाराज के स्वागत में बिछे पलक पावड़े। 4 दिन पहले ग्वालियर में बना ये नजारा नया नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ अलग जरूर है। आप कहेंगे अलग कैसे? तो समझने के लिए आप 2 दिन पहले की इन तस्वीरों को देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को भोज पर आमंत्रित किया। दोनों ही स्नेह भोज के मेजबान तो बीजेपी नेता थे, लेकिन उम्मीद में कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद ग्वालियर चंबल में बीजेपी के दोनों दिग्गजों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ चुकी है और ये अब सार्वजनिक तौर पर भी नजर आने लगी है। जो भी स्थापित लीडर्स हैं, आज मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी से कोई बड़ा नाम तो चंबल अंचल में कोई है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर। आज जब वो स्वयं को हाशिए पे देख रहे हैं और उनको रिपीट टेलीकास्ट करना पड़ रहा है, जो सिंधिया जी का हुआ
उसका रिपीट टेलीकास्ट करके उनको अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो आप नीचे जो इनका कैडार है उसकी परिस्थिति समझ सकते हैं। और किस प्रकार से आप देखेंगे आगामी चुनाव में कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता ही भाजपा के लीडर्स को हराएंगे। जाहिर है गुटबाजी के लिए बदनाम कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में अब बीजेपी में गुटबाजी से अपने लिए उम्मीद नजर आ रही है। इधर बीजेपी की दोनों दिग्गज अपने अपने अंदाज में कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा परिवार है, एक एक व्यक्ति को मान सम्मान देना, उनका उत्साहवर्धन करना, ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, हमारे अध्यक्ष नड्डा जी की सोच है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सोच है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी की सोच है, धरातल पे हम लोग ला पाए। और वो है अंत्योदय की सोच, वो है विकास की सोच और वो है प्रगति की सोच। उसी पे मैं लगा हूं और लगते रहूंगा जब तक हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाए। ये मुरार का हमारा परिवार है, मेरा जन्म यहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से इन सब लोगों ने कार्यक्रम की आयोजना की। तो काफ़ी लंबे समय से 2 साल से कोविड का मामला चल रहा है, तब से आना जाना नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज सबसे मुलाकात हो अंचल में राजनीति के 2 सेंटर माने जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अरे कोई सेंटर नहीं। इधर जानकारों का मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने और उसके बाद उनके शक्ति प्रदर्शन से ग्वालियर चंबल में निश्चित रूप से सियासी समीकरण बदलेंगे। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं में कोई खेमेबाजी ना हो, इसका ख्याल तो संगठन को ही रखना होगा। पार्टी में ऊपर से सिंधिया के प्रति दबाव जो बन रहा होगा, यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आए तो मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर जी साथ में रहे, बल्कि उन्होंने यह प्रदर्शन भी किया कि हम पहले जाएं, पहले गए वो वहाँ, उनका अगवानी की, ये सब कुछ तो दिखाने के लिए सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन उनके सामने ये चुनौती तो है कि अपने कार्यकर्ताओं को कैसे संरक्षित किया जाए। जाहिर है कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के ही छत्रप माने जाते रहे, लेकिन बीजेपी उनकी करिश्माई शख्सियत का इस्तेमाल पूरे प्रदेश में करना चाहती है। बावजूद इसके उनके नाम के पीछे लगा सिंधिया उन्हें ग्वालियर चंबल में खींच ही लाता है। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश से अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करने वाले लोगों के लिए अब अच्छी खबर है। इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस राम से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने हैं और आपकी यात्रा पक्की। सरकार खुद हवाई जहाज से आपको अयोध्या भेजेगी और रामलला के दर्शन की पूरी व्यवस्था भी मुफ्त में कराएगी। राम से बीजेपी का अलग ही नाता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो प्रदेश का संस्कृति और धर्म विभाग हर व्यक्ति को राममय करने की तैयारी में है। इसके लिए कार्य योजना भी तैयार है। विभाग प्रदेश भर में प्रश्नोत्तरी प्रतिस्पर्धा कराने जा रहा है, जिसमें राम से जुड़े प्रश्न होंगे और सवालों के सही जवाब देने वाले को सरकार राम की अयोध्या के दर्शन कराएगी। हवाई जहाज से अयोध्या भेजा जाएगा और पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। तो नई पीढ़ी रामचरितमानस को पढ़े, इसलिए एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से एक परीक्षा आयोजित की है, अयोध्या कांड की। बच्चे पढ़ेंगे, भाग लेंगे, उनमें एक रुझान होगा। और वहाँ जब आए विद्वज्जन तो उन्होंने कहा कि जो प्रदेश में सर्वाधिक नंबर जो लाएगा उन सबको हवाई यात्रा करके और राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। प्रायोजक लोग एक पैर पे तैयार खड़े कि हम भेजेंगे बच्चों को। बात भले ही राम से जुड़ी हो, लेकिन योजना की तैयारी सरकार ने की है तो कांग्रेस उलझन में है। कांग्रेस राम राम तो कर रही है, लेकिन बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाने से भी नहीं चूक रही है। कि भगवान राम का जीवन चरित्र अपने आप में आदर्श है, जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। जो भी प्रयास हो उनका हम समर्थन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो धोखे फरेब की सरकार बना के बैठे हैं, उनका राम के चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। राम कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम, कहाँ आप धोखे फरेब और लोकतंत्र की हत्या करने वाले। और दूसरी तरफ भाजपा के नेता केवल राजनीति के लिए भगवान राम को याद करते हैं, वैसे उन्हें राम से कोई लेना देना नहीं है। राम पाठ्यक्रम में होंगे ये निर्णय भी पहले ही हो चुका है और अब प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के जरिए हर जगह राम होंगे, यानी पूरा प्रदेश
राममय नजर आएगा। बीते वर्षों में राम के नाम पर सियासत खूब हुई है, लेकिन बदले परिवेश में राम बीजेपी के भी है और कांग्रेस के भी। और अब कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि राम को लेकर कुछ नहीं बोलना, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि संस्कृति के माध्यम से राम को घर घर तक पहुंचाया जाए। उसके लिए यात्रा भी होगी और घर तक राम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या इस यात्रा के बहाने बीजेपी का निशाना कुछ और है? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश में इन दिनों सीएम शिवराज और बीजेपी की सभाओं में ब्यूरोक्रेसी को चेताया जा रहा है। निशाने पर वो अफसर हैं जिनसे लोगों को बहुत दिक्कतें हैं। तो सवाल यही है कि क्या ऐसे अफसरों की तादाद ज्यादा है या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन का दबाव ज्यादा है? ब्यूरोक्रेसी पर बीजेपी भी सख्त। सरकार के बाद संगठन तल्ख, योजनाएं जमीन पर लागू कराने का प्रेशर, चुनाव से पहले जनता को मैसेज। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर अब सरकार ही नहीं बल्कि बीजेपी संगठन भी सख्त हो गया है। सख्ती उन अफसरों पर जिनकी शिकायतें बहुत हैं, सख्ती उन हुक्मरानों पर जिनके इलाके में योजनाओं का बुरा हाल है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का लहजा भी पैना हो गया है। चाहे वो एसडीएम हो, चाहे कोई और लोग हो, यहाँ की गरीब जनता के लिए ऑफिस में टाइम पर बैठना जरूरी है। नहीं बैठेंगे तो मैं इसकी बात करूंगा मुख्यमंत्री से, और ये नहीं चलेगा। अधिकारी इतने बेलगाम नहीं हो सकते क्या करके शाम को बैठेंगे 6 बजे 5 बजे अपने ऑफिस के अंदर। ये नहीं चलेगा। नहीं तो आप नौकरी छोड़िए। गरीब जनता के लिए यहाँ के लोगों की जरूरत लगती है, ऑफिस में समय पर बैठिए। इससे पहले लगातार सीएम शिवराज सिंह नौकरशाही को लेकर जनता के बीच एक सख्त मैसेज दे रहे हैं। चाहे मंच से भ्रष्ट अफसरों को सस्पेंड करने की बात हो या फिर जनता के बीच कलेक्टर को बार बार निर्देश देना हो, सीएम अपनी ब्यूरोक्रेसी में पारदर्शिता को जन दर्शन करा रहे हैं। उसका क्या हुआ? एक मैं तत्काल निर्देश दे रहा हूँ, 5 साल पहले जो स्वीकृति थी उसकी जांच करवा, और अगर उसमें गड़बड़ हुई तो कार्रवाई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी। हालांकि सरकार और बीजेपी के इस तेवर से ब्यूरोक्रेसी का एक तबका सहमत नहीं दिखता। उनका मानना है कि नियुक्तियों में परफॉर्मेंस की प्राथमिकता कम हुई है, जिससे फील्ड पर असर पड़ा है। काबिल अफसर काम से ही मिलते हैं, सियासी दखल से नहीं। वैसे ब्यूरोक्रेसी पर सख्ती को लेकर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। वीडी शर्मा जी अधिकारियों को चमका रहे हैं, मुख्यमंत्री जी चमका रहे हैं, अधिकारी चमक नहीं रहे हैं, और ये अनधिकार चेष्टा है। जब सरकार में आप हैं तो वीडी शर्मा जी को चमकाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? डिलीवर नहीं कर पा रही है सरकार, एक फेल सरकार है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रही है। जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बयान दिया था कि सरकार की योजनाओं के जमीनी संचालन पर नजर के लिए बीजेपी को मॉनिटरिंग सेल बनानी चाहिए। यानी कहीं न कहीं लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं उस रूप में नहीं पहुंच रही हैं। सीएम खुद जनदर्शन यात्रा कर लोगों का हालचाल जान रहे हैं, शिकायतों पर कलेक्टर को निर्देशित कर रहे हैं। मतलब साफ है कि योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों की शिकायतों पर सरकार जीरो टॉलरेंस मोड में है। चूंकि योजनाओं को लागू करवाने, लोगों की शिकायत दूर करने में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा रोल होता है, तो इसलिए भी सरकार और संगठन के तेवर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, भोपाल। अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाली पथरिया विधायक रामबाई एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल विधायक रामबाई से दमों में लोगों ने रिश्वत लिए जाने की शिकायत की, तो वो कार्रवाई करने के बजाय पंचायत के आरोपी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार का गणित ही समझाने लगे। उन्होंने ये तक कहा कि 1000 रुपये तक की रिश्वत लेने में कोई बुराई नहीं है, आटे में नमक के बराबर रिश्वत चलती है। रामबाई ने कहा कि 1500 की घूस लेना समझ में आता है, लेकिन 10,000 लेना गलत है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार ठीक नहीं है। अत्याचार, अन्याय कोई भी हमारे तक पहुंच रहा, हम उनको निराकरण कर रहे हैं। इतना ही बहुत है कि हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे, बस इतना ही कर रहे हैं कि इनके पैसा इनको लौटा है।
और एक बात, अगर आइंदा किसी भी व्यक्ति, हाँ अपनी स्वेच्छा से तुम्हें कोई कह रहा हो कि गुरु तुम आउट हो, परेशान हो तो पथरिया लो जात हो तो 1500 रुपये, चलो ठीक है भाई, उतने तुम मुझसे भी मंगा सकते। इंसान बोलकर अपने दर्द को बयां कर सकता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते। शायद कुदरत की कोई वजह रही होगी जो उसने जानवरों को बेजुबान बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन बेजुबानों को पूछने वाला कोई नहीं है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो रात दिन इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके दर्द को पहचानने और उसे कम करने में लगे हैं। ऐसा ही काम जबलपुर का नानाजी देशमुख पशु विज्ञान महाविद्यालय कर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जबलपुर का नानाजी देशमुख पशु विज्ञान महाविद्यालय 3 महीने पहले तब अचानक सुर्खियों में आ गया था जब एक वायरल ऑडियो में बीजेपी सांसद मेनका गांधी इस महाविद्यालय को घटिया बता रही थीं। अब वही नानाजी देशमुख पशु विज्ञान महाविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस बार किसी विवाद को लेकर नहीं बल्कि चमत्कार को लेकर है। महाविद्यालय ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे कुत्ते की आंख में होने वाली अल्सर की बीमारी को ऑपरेशन के जरिए 100% ठीक किया जा सकता है। इस तकनीक में कुत्ते का ब्लड ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में डॉग के ब्लड में मौजूद रेड सेल को अलग कर दिया जाता है। निकाले गए कंपोनेंट से एक शीट तैयार की जाती है। सर्जरी के जरिए शीट डॉग की आंख पर लगा दी जाती है। सर्जरी के बाद डॉग की आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तकनीक से डॉग को 10 से 15 दिन में ही साफ दिखाई देने लगता है। महाविद्यालय के डॉक्टर बीते 2 साल से इस रिसर्च में लगे हुए थे। ये मध्य प्रदेश और भारत में अपने आप में एक पहला काम है जो श्वानों के कॉर्नियल अल्सर में किया गया है। इसके पहले पूर्व में जो ट्रीटमेंट दिए जाते थे वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट थे, जिसमें कि मेडिसिन्स दी जाती थी या फिर जो पलकें हैं उनको बंद कर दिया जाता था, या जो थोड़ी और तकनीक थी वो थोड़ी क्लिष्ट थी। लेकिन ये एक आसान तरीका निकाला गया जिसमें डॉग्स के रक्त से ही एक मेम्ब्रेन को बनाया गया, झिल्ली को बनाया गया, जो कि हम उनके कॉर्नियल अल्सर में लगा सकते हैं और इसके हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। डॉग्स की आंखों में होने वाला कॉर्नियल अल्सर ज्यादा गंदगी और धूल में रहने से हो जाता है। अमूमन गंदगी और धूल में रहने वाले लगभग 90% डॉग्स इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। अगर इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो फिर डॉग्स को दिखना तक बंद हो जाता है। ब्लड निकाल के उसको प्रोसेस करके एक झिल्ली बनाई, तो ये झिल्ली जो होती है वो उस अल्सर के ऊपर लगा दी जाती है। तो जो खून में ताकत रहती है, जो ग्रोथ फैक्टर रहते हैं या जो प्लेटलेट्स रहती हैं, उनके कारण इसकी हीलिंग जो होती है काफ़ी फास्ट होती है। जो कॉर्निया में अल्सर हो गए हैं वो करीब 8 से 10 दिन में आपको काफ़ी अच्छा हीलिंग दिखाई पड़ने लगती है, और जो सफ़ेदपन आ जाता है आँख का वो करीब 15 से 20 दिन में चला जाता है। नानाजी देशमुख पशु विज्ञान महाविद्यालय का पशु चिकित्सा के क्षेत्र में दिया ये योगदान वाकई काबिल तारीफ है। इतनी बड़ी खोज के बाद यहाँ के होनहार डॉक्टरों ने उन तमाम लोगों को अपने तरीके से जवाब दे दिया है जो कभी महाविद्यालय की गुणवत्ता पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। पितृपक्ष चल रहा है। इस दौरान हर कोई अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए कर्म कर रहा है, तर्पण कर रहा है। न केवल इंसान बल्कि भगवान भी तर्पण कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पन्ना में विराजे जुगल किशोर भी अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। यहाँ भगवान भी निभाते हैं परंपरा। परमात्मा करते हैं पितरों के लिए तर्पण। पितृपक्ष में धारण करते हैं सफेद वस्त्र। पन्ना ही ऐसी नगरी है जहाँ भगवान जुगल किशोर अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण की परंपरा निभाते हैं। जुगल किशोर मंदिर में पूरे
राजा कर्ण थे वो अपने पितरों को स्वर्ण दान और सभी ब्राह्मणों को स्वर्ण का दान करते थे। उनको कर्ण को मालूम पड़ा कि ये हम स्वर्ण दान कर रहे हैं, इससे आत्मा तृप्त नहीं होगी, सभी ब्राह्मण भूखे रहेंगे, तो उनको हमको समय दिया जाए। तब भगवान ने उनको समय दिया, फिर उनने वह स्वर्ण को से सारी सामग्री, खाद्य सामग्री खरीद कर और सब इकट्ठा एकत्र करके फिर उनने ब्राह्मणों को और अपने पूर्वजों को भोजन कराया, श्राद्ध की। सतयुग से ही इसी प्रकार ये परंपरा आज भी चली आ रही है। पन्ना के धर्मसागर तालाब में श्रद्धालु तर्पण करते हैं और इसी तालाब के पानी से जुगल किशोर भी तर्पण करते हैं। तर्पण के लिए तालाब से पानी लाया जाता है। पुजारी बताते हैं कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब से भगवान जुगल किशोर जी आए हैं तो उसी समय ये तालाब मंदिर बना था, उसी समय ये तालाब बना था। और ये इस तालाब का महत्व जैसे कुरुक्षेत्र में का महत्व है, इसी प्रकार से इस तालाब का महत्व है। और यहाँ पर तर्पण उसी समय से हो रहा है। ये पन्ना का धर्मसागर तालाब है। यहाँ देश की सारी पवित्र नदियों का जल डाला गया, सारे कुंडों का, सारे तीर्थों का जल डाला गया। इस तालाब का तो बड़ा ही महत्व है। पूरा विधि विधान से सर्वप्रथम भगवान का मंगलाचरण होता है। भगवान चूंकि नारायण को ये तर्पण जाता है। पितृपक्ष को लेकर हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इस दौरान पितृदेवता अपने परिजन के हाथों से जल और अन्न ग्रहण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आम लोग ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही तर्पण करते हैं। पन्ना से नितेंद्र गुरुदेव, बंसल। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।